हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज आपसे बात करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 3। बच्चा याद रखिए, ये हमारी 15 डेज क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है। आज हम आपसे इंडियन इकोनॉमी के 3rd चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर डेली बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी वीडियोस ऑन टाइम लेके आ रहे हैं। बच्चा, अगर आपने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है तो हमारी 15 डेज क्रैश कोर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को भी एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। बच्चा, सबसे पहले हमसे बात कर रहा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म। देखिए, टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 3 रिफॉर्म्स की बात करी, लेकिन इस बार बुक में एक रिफॉर्म को हटा दिया गया जिसमें बात करी जा रही थी जनरल रिफॉर्म। टोटल 3 रिफॉर्म्स होती हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म एंड जनरल रिफॉर्म। पर बच्चा, इस बार आपके कोर्स में जनरल रिफॉर्म को इंक्लूड नहीं किया है, तो हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। देखिए आगे जरा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। एक्शन प्लेन टू द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द लैंड रिफॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहली चीज जो भी लैंड के लिए सरकार ने एक रिफॉर्म्स लागू करी, उसमें सबसे पहला क्या काम किया? एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। बच्चा देखिए, जो जमींदारी सिस्टम था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जमींदार यानी कि एक इंटरमीडिएट बिचौली, आप कह लीजिए एजेंट या किसी कमीशन और या दलाल को इंट्रोड्यूस कर दिया था। पर सरकार ने लैंड रिफॉर्म लाते ही सबसे पहले इंटरमीडिएट के सिस्टम को खत्म किया। इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टेट ऑफ द एक्चुअल टिलर एंड द सॉइल। बेटा, खेती करने वाला जो लैंड का ओनर है उसके बीच में कुछ बिचौली, कुछ एजेंट आ जाते थे, तो उनको दूर किया गया। जैसा कि आपने बात करी थी अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जमींदारी सिस्टम की। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम भी। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है? ओनरशिप राइट हैव बीन कन्फर्म्ड अप टू दोज हु एक्चुअली कल्टीवेट। और लैंड के ओनरशिप राइट उनको दे दिए जो हकीकत में कल्टीवेट कर रहे थे। कोई दिक्कत? जमींदारी सिस्टम से जितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसानों का हो रहा था, सरकार ने लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले उसी को रोकने की कोशिश की। दूसरी चीज बच्चा सरकार लेके आई, रेगुलेशन ऑफ रेंट। देखिए, रेंट रेगुलेशन एक्ट जो पास किया गया, पहले क्या होता था? जितना चाहे उतना जमींदार आपसे रेंट के फॉर्म में चार्ज कर सकते थे। पर जब ये आ गया तो इसमें सरकार ने एक चेक लगा दिया कि आप मैक्स टू मैक्स इतना ही रेंट टिलर से ले सकते हैं, इससे ज्यादा की डिमांड नहीं करेंगे। तेरा बच्चा देखिए क्या कह रहा है? To put an end to the excessive and illegal exhaustion from cultivator, rent have been fixed. Generally, these are not to exceed 1/3. जो भी क्रॉप की वैल्यू है उसका 1/3 से ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते हैं। पहले क्या होता था? मोर देन हाफ जमींदार इन अ फॉर्म ऑफ रेंट ले जाते थे और टीलर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। थर्ड पॉइंट बच्चा क्या बता रहा है? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। देखिए, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? अच्छा, जैसे कि आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में भी कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किसान थे जिनके पास लैंड थी पर वो स्कैटर्ड थी। एक तो छोटे छोटे टुकड़े, आधा बीघा यहाँ पड़ा, 1 बीघा उधर पड़ा, 2 बीघा इधर पड़ा। अब वो बेचारा इतनी सारी जगहों पर एक साथ खेती नहीं कर सकता था, मतलब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था और आउटपुट उसके मुकाबले बहुत लो रह जाता था। तो सरकार ने इसीलिए एक पॉलिसी निकाली जिसमें क्या किया गया? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड को कंसोलिडेट कर दिया गया। बच्चे, जितने भी फ्रेगमेंटेड लैंड थे, सरकार ने कहा कि उसके बदले में हम आपको एक साथ इकट्ठा एक लैंड का पीस अलॉट करेंगे और बदले में जैसे आपकी टोटल बीघे में बट के टोटल 6 बीघा बटी हुई थी, पर सरकार आपको 4 बीघा देगी, पर वो एक साथ दे देगी। तो इससे किसानों को ये बेनिफिट मिलता था कि उनको एक साथ इकट्ठा लैंड अलॉट हो जाता था। देखिए, कंसोलिडेशन इज द प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड ऑफ द फार्मर one place as a replacement of his scatter holding here and there. It saved the cost of cultivation by 2004 more than 1633 lakh hectare of land was brought under the consolidation of land. दूसरी चीज, सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग, मतलब सरकार ने लैंड के होल्डिंग पर जो कल्टीवेटेड लैंड है उसके ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट लगा दी कि कोई भी पर्सन 62 बीघा 62 बीघा से ज्यादा लैंड, कल्टीवेटेड लैंड अपने नाम पे नहीं रख सकता है। विद अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज।
ceiling on land is the maximum size of cultivated land that individual or a family can hold। इससे क्या होगा, और जो भी सरप्लस था वो सरकार ले लेती थी और उन लोगों को जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था सर्वाइवल के लिए, उनको अलॉट कर देती थी बहुत नॉमिनल रेट पर। बच्चा आगे देखिए, फिर हमें एक पॉइंट बताता है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। दूसरी चीज सरकार ने लैंड रिफॉर्म में एक और चीज को फोकस किया बच्चा, वो थी कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। देखिए किसान अगर एक अकेला काम कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, एफर्ट ज्यादा आएगी, लेकिन अगर 4-5 आपस के जो किसान है जिनके खेत अगल बगल में वो लोग मिल जाए तो इससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर एक आदमी लेने जा रहा है, कोई बीज लेने जा रहा है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन अगर 10-12 किसान एक साथ मिलकर बल्क में ऑर्डर किया तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि आप लोग कॉर्पोरेटिव फार्मिंग पर भी ज्यादा ध्यान दीजिए। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज्ड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर। जो स्मॉल होल्ड करते थे लैंड, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। अब क्या हुआ, मैं अकेले गया, मैंने कहा भैया मुझे 1000 किलो बीजा दे दीजिए, उसने कहा कि भैया 800 रुपए किलो से कम में नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि हम सिर्फ 1000। मैंने क्या किया, अपने साथ में 50 किसान जोड़ लिए। अब हम लोगों ने सीधा उसको कहा कि बल्क में 50,000 किलो गेहूं के बीज का ऑर्डर दे रहे हैं। अब बताइए, जब बल्क में ऑर्डर होता है तो कॉस्ट अपने आप कम कर दी जाती है, इसीलिए उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। बच्चा आगे क्या करा, 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला, टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्चुअल टिलर, ताकि जमींदारी सिस्टम हट सके और जो जमींदार किसानों का जो एक्चुअल में कल्टीवेटर थे उनका शोषण करते थे वो ना किया जा सके। एंड सेकेंड, टू प्रमोट इक्वालिटी इन रूरल इकोनॉमी। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें एक समानता का भाव क्रिएट किया जा सके। इतनी बात बच्चा क्लियर। सेकेंड रिफॉर्म हमारी थी टेक्निकल रिफॉर्म। देखिए टेक्निकल रिफॉर्म में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी कि किसान ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें और उनको अपने एग्रीकल्चर फार्मिंग में इंक्लूड करें, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और एक बेटर आउटपुट निकाला जा सके। देखिए क्या कह रहा है टेक्निकल रिफॉर्म में, सबसे पहली चीज बात होती है बच्चा, यूज ऑफ HYV सीड्स। बच्चा HYV मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड। देखिए ये एक ऐसी बीज है जिनको साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। बहुत सारे जेनेटिक चीजों को समझने के बाद कोई फसल के जेनेटिक के किसी और फसल के साथ मिलाया गया, उससे एक ऐसा बीज बनाया गया कि लैंड उतनी है, एरिया उतना ही है, पर अब जो आउटपुट निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा। ये साइंटिफिक तरीके से डेवलप करी गई सीड थी। क्या कह रहा है बेटा, सिंस 1965 हाई यील्ड वैरायटी सीड हैव बीन रिप्लेस्ड द कन्वेंशनल वैरायटीज। HYV seeds replace relating to the wheat, bajra, maize, rice, ज्वार, cotton lead to the substantial rise in the crop production। और इन प्रकार के बीजों को यूज करने से प्रोडक्शन भी बढ़ा। सेकंड चीज बचा, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। देखिए क्या कह रहा है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू एनकरेज द प्रोडक्टिविटी एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज कंसिडरेबली इंक्रीज ओवर टाइम। बच्चा क्या होता है, देखिए यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मतलब कि जो कभी-कभी फसल में छोटे-मोटे कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, बैक्टीरिया फंगल लग जाता है, उसके लिए केमिकल यूज किया जाता है। देखिए इससे प्रोडक्ट की हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जो क्रॉप है उसकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर उसकी हेल्थ को बर्बाद करने वाले जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया है, जो इंसेक्ट है, वो मर जाते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बनी रहती है और एक अच्छा आउटपुट हमें मिलता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है बच्चा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चा जब कुछ फसल में इंसेक्ट लग जाते हैं, जैसे कभी-कभी आप सुनते हैं कि एक टिड्डी दल पूरा का पूरा आके फसल पे आक्रमण कर रहा है, ऐसे छोटे-छोटे वो बीटल टाइप के होते हैं ना, वो सब कीड़े जब लग जाते हैं तो उसके लिए किसान जो है इनको यूज करते हैं ताकि फसल को हेल्दी एंड प्रोडक्टिव रखा जा सके। देखिए क्या कह रहा है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स for crop protection steps have been initiated to protect crop against diseases and insect by using insecticide and pesticide। बच्चा आगे देखिए क्या कह रहा है, scientific farm management practices stress have been laid on the scientific and cultivation as against कन्वेंशनल फार्मिंग। देखिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाने चाहिए और सरकार ने इस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया। जैसे पहले के समय हम लोग हल चलाने के लिए ज्यादातर किसान लोग बैल लेते थे, वो ऐसे बड़ा सा लकड़ी का हल टाइप का होता था, तो उससे करते थे, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आज के समय में क्या है, ट्रैक्टर, उसके पीछे हार्वेस्टर लगता है, वो हल टाइप का होता है, ऐसे 4 कीले निकले होते हैं उसमें, आपने कभी देखा होगा। उसको सीधा ट्रैक्टर से जोड़ो और जो काम पहले पूरे पूरे दिन में होता था, आज के समय में कुछ ही घंटों में कर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ यूजिंग साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक। तो सरकार इसको ज्यादा एम्फसाइज कर रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करें और ज्यादा से ज्यादा यूज
करें। फिफ्थ पॉइंट बच्चा क्या कह रहा है, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन to enable small farmer to buy agriculture machines at cheap credit facility। देखिए क्या कह रहा है, जब आप मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि सर ये जो मशीन थी या ये जो टेक्नोलॉजी थी ये सस्ती तो नहीं थी, पर सरकार ऐसे में इनको किसानों को, जो छोटे छोटे किसान थे बच्चा, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी। किस लिए? ताकि वो इन मशीनों को ले अपने बिजनेस में यूज करे, अपने आप को ग्रो करे और फिर धीरे धीरे उस क्रेडिट को भी चुका दे। क्लियर? फिर बच्चा आपसे बात करी जाएगी ग्रीन रेवोल्यूशन की। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति, ये अपने आप में इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया था क्रॉप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को लेकर। देखिए क्या कह रहा है, द टर्म ग्रीन रेफर्स टू द क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू द स्पर्ट टुगेदर, दिस इंप्लाइज अ स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब वो रेवोल्यूशन जिससे क्रॉप में प्रोडक्टिविटी बढ़ी और पर हेक्टेयर आउटपुट भी बढ़ाया गया। देखिए इसको दो फेजेस में लागू किया गया था बच्चा। ग्रीन रेवोल्यूशन पहला फेज क्या था, मिड 60s टू मिड 70, और जब ये पहले फेज में आया था तो इतना ज्यादा कारगर नहीं हुआ था बच्चा। मिड 60s टू 70 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था, इसने बहुत लिमिटेड एरिया में ही ग्रोथ दिखाई थी। ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू व्हीट एंड राइस। सिर्फ गेहूं और चावल की खेती पर ही सिमट के रह गया, और these include the state of पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बचा 3 बेसिक टर्म याद रखिएगा कि जहां पर फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना इंपैक्ट दिखाया था वो था पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एपीटी, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सेकंड फेज बचा 60s टू 80s के बीच में रहा। यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाया इन कंपैरिजन टू फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में बचा स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब याद रखिए, इंक्रीज एट वेरी हाई रेट और वेरी हाई स्पीड। स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन मतलब बचा क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगी थी। इलस्ट्रेट प्रोडक्टिविटी, wheat was estimated as 3408 kg per hectare in 18 to 19, previously it was 660 kg per hectare। देखिए पहले सिर्फ 660 kg होता था, अब 18 से 19 की अगर मैं बात करूं जो डेटा दिया है उसमें 3408 केजी यानी कि 3408 केजी तक की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर बच्चा क्या कह रहा है, जब फिर हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के सेकंड फेज में, सेकंड पॉइंट क्या बेनिफिशियल था, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज। एक्रेज का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन। एक्रेज का मतलब बच्चा एरिया अंडर कल्टीवेशन। HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द टाइम लैग। जो एक समय यूज किया जाता था बच्चा फसल काटने के बाद उस फसल जमीन को छोड़ दिया था ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके, वो टाइम गैप बहुत ज्यादा कम हो गया, जिससे किसानों को मल्टी क्रॉप यूज करने में बेनिफिट होने लगा। अब उन्हें ज्यादा वेट करके लैंड को खाली नहीं छोड़ना पड़ता था। जैसे एक फसल कटती थी वो दूसरी फसल लगा देते थे, जिससे उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग और उनका डेवलपमेंट भी होने लगा। देखिए क्या कह रहा है, रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। फसल को सो करने में और हार्वेस्ट करने में मतलब बुआई और कटाई के बीच का जो एक समय था वो कम हो गया। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट किसानों को हुआ। आगे देखिए, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज eliminated the need of following, accordingly double cropping has become possible। फर्टिलाइजर वगैरह के यूज से डबल क्रॉपिंग मतलब एक ही भी खेत में 2 प्रकार की फसल लगाना पॉसिबल हो सका। कभी पंजाब की साइड आप जाके देखिएगा, वहां के जो किसान हैं वो ऐसे ही रिच नहीं है बेटा। जिस गाड़ियों का आप लोग सपना देखते हैं, वहां के वो किसान उन कारों में गाय भैंस का खाना जो जंगलों से कट के आता है वो लेके आते हैं। वहां पर नॉर्मल फॉर्च्यूनर ऐसी रखी जाती है। यहाँ आप लोग फॉर्च्यूनर का सपना देख रहे हैं, पंजाब के साइड कभी जाके देखो, जो किसान है ना वो एक्चुअल भोकालों वाली जिंदगी जी रहे। क्यों? देखो किसान मेहनत बहुत ज्यादा करता है और मेथड को यूज करके उसने अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा लिया। क्योंकि ये सभी मेथड ज्यादातर यूज भी पंजाब में किए थे। वहां पर पानी देने का एक अलग ही सिस्टम चलने लगा है। पहले हम लोग क्या करते, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं। पंजाब में लोगों ने क्या किया, खेतों के बीच में पाइपलाइन बिछा दी, उसमें ऐसे छोटे छोटे फुहारे लगा दिए, वैसे घूम के पूरा फुहारा ऐसे फेंक के मारते हैं, बढ़िया चारों तरफ पानी पहुंच रहा। और दूसरा, ना किसी पेड़ को एक्सेस मिल रहा, ना किसी पेड़ को डेफिसिट मिल रहा, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को कहता है अडॉप्शन ऑफ न्यू मॉडर्न टेक्निक इन रूरल एरियाज। आगे देखिए, 1950 to 1951 ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज 13 करोड़ हेक्टेयर which now has shot up to 19 करोड़ हेक्टेयर। देखिए पहले 13 करोड़ था, अब 19 करोड़ हो गया है कल्टीवेटेड एरिया।
थर्ड पॉइंट बचा क्या कह रहा है, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं, पहले के समय में सब्सटेंशियल मतलब सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जो खेती की जाती थी, अब किसान उसको छोड़ के शिफ्ट कर रहा है कॉमर्शियल आउटलुक के साथ कि नहीं, हम खेती से प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक माइंडसेट में चेंज आ रहा है, एक टेंडेंसी में चेंज आ रहा है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है किसान, वो भी फसल से। पहले के समय में सिर्फ इतना कमा लोगे हम और हमारा परिवार भूखो ना मरे। क्लियर है बच्चा? आगे देखिए पॉइंट की बात करें, अगर हम चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है बच्चा मानसिकता। अब किसानों की मानसिकता चेंज हो गई। पहले के समय में क्या होता था, एक ओल्ड रूरी वाली, जिसे कहते हैं ना, जिसे एक टर्म होता है कंजर्वेटिव, हम कहते हैं कंजर्वेटिव, पुरानी अप्रोच, एक बहुत ट्रेडिशनल आउटलुक के साथ कि नहीं, हमारे पिताजी हमारी जमीन में भैया ये खेती करते थे, उनके पिताजी भी यही करते थे, तो हम भी यही करेंगे। नहीं, अब किसान क्या करते हैं, एक ऐसी स्कीम से बहुत सारी, क्या आप जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने लैंड को 4 कोनों में मिट्टी, आप अपने लैंड के 4 कोनों की मिट्टी को इकट्ठा करके लेके आइए, वो उसमें थोड़े से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा चेक वगैरह करके आपको बताएंगे कि आपकी फसल की जो फर्टिलिटी है वो किस क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट है और आपको वो क्रॉप लगानी चाहिए। इससे आपका आउटपुट ज्यादा होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। पहले के समय में सिर्फ खेती इसलिए की जाती थी कि हमारा अनाज हो जाए, हमारा परिवार और हम भूखे ना मरे, पर अब लोग खेती इसलिए करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और ऐसी टेक्निक को यूज करने के बाद एक्चुअल में काफी सारे किसान अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ा चुके हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, साथ ही साथ जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट हुई कि हम धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट होने लगे। देखिए मैं पहले चैप्टर से बता रहा हूँ कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, कि हम अपने देशवासियों की भूख मिटाने तक का अनाज अपने देश में नहीं उगा सकते थे या उगा पाते थे, पर अब हम उस टारगेट को धीरे धीरे अचीव कर रहे थे, क्योंकि देखिए कल्टीवेटेड लैंड बढ़ रहा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी और एरिया अंडर कल्टीवेशन, जिसकी अभी हमने बात करी, एक्रेज एरिया भी बढ़ रहा था। बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। देखिए क्या कह रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन थे वो सिग्निफिकेंट तो थे, हाँ एक लुभाना था कि अच्छा हुआ, हाँ ग्रोथ दिख रही थी, पर क्या वह पर्याप्त थे? और बच्चा याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पूछ लेता है डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। याद रखिए क्वेश्चंस आते हैं और मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में भी अगर आपने दिए होंगे होमवर्क वगैरह तो उसमें भी आएंगे। क्या कह रहा पहला, owing to green revolution there was a significant rise in crop production। हाँ अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन इट वाज ओनली इन द रिलेशन टू आवर ओन रिकॉर्ड। ये सिर्फ हमारे खुद के रिकॉर्ड में कि पहले हमारा इतना था अब वो इतना बढ़ गया, लेकिन जब हम अपने देश से नहीं, अब हम किसी विदेश से या किसी और फॉरेन कंट्री से अपने एरिया को या अपने डेटा को कैलकुलेट करें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता था। जरा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इन केस ऑफ वेट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया वाज 3.4 टन एज अगेंस्ट 6.5 टन इन चाइना एंड 9 टन इन यूके। बच्चा चाइना में 6 टन और यूके में 9 टन थी और उसके बावजूद हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी में वीट से अप्रोक्सीमेटली 3.5% के आसपास ग्रो होता था। इन केस ऑफ राइस पर हेक्टेयर इंडिया 2.4 टन था, वहीं बच्चा जब हम चाइना की बात करें तो 6.8 टन था 2018 में। तो देखिए फॉरेन की अपेक्षा हम लोग अभी भी बहुत पीछे थे। इसके पीछे का बच्चा रीजन क्या था? सबसे पहला लिमिटेड क्रॉप्स। आप पूरे भारत में जाके देखिए क्रॉपिंग के पैटर्न में एक बहुत लिमिटेशन है कि एक ही प्रकार की क्रॉप पे ज्यादा निर्भरता लोग दिखाते हैं। Revolution rise in the output due to green revolution is confined mainly to the production of food grain। क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वह आइटम जो फूड ग्रेन जैसे गेहूं और चावल की ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बाकी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं दिखे। दूसरी जो प्रोडक्ट क्रॉप्स थी उनके में ज्यादा चेंजेस नहीं दिखे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अनइवन स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक समान, कहीं पर बहुत ज्यादा दिखा, कहीं पर बिल्कुल नहीं दिखा, कहीं पर बहुत लो दिखा। तो ऐसी ग्रोथ मैं जानता हूं आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि ऐसी ग्रोथ फायदेमंद। क्या एक प्लेयर आया किसी मैच में भैया सेंचुरी मार दी, अगले 4 मिनट 0 पे आउट हो गया, फिर एक में सेंचुरी मार दी, फिर एक में 50 मार दिया, फिर 0-0-0। ऐसा इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। वही चीज यहाँ पर हो रही थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो कुछ ही एरिया में कंसिस्टेंट था, बाकी ज्यादातर एरिया में वो है इनकंसिस्टेंट ही बना हुआ था। फिर क्या कह रहा बच्चा, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। देखिए दूसरी चीज फार्मिंग पॉपुलेशन, द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। छोटे और बहुत मार्जिनल फार्मर हैं, हाँ या ना, ये भी एक ड्रॉबैक था जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक लिमिटेशन थी।
The gain of green revolution have induced these farmers because HYV technology required an expensive input. क्योंकि देखिए HYV सीड्स वगैरह बीजते और बहुत सारे स्मॉल और माइनर फार्मर अभी भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही थी, इसके बावजूद वो इसे अफोर्डेबल नहीं बना पा रही थी ताकि ये सब तक पहुंच सके। क्लियर है बच्चा? तो पॉइंट की जब हम बात करते हैं बच्चा, thanks to green revolution the economic divide the gulf between rich and poor farmer has substantially rise over time। देखिए क्या कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम एक बार और शुक्रिया कर सकते हैं कि इसने गल्फ को और बढ़ा दिया। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इन सब में चेंजेस है, पर इनको अफोर्ड कौन कर सकता था? जो पैसे वाले थे, उन्होंने इन टेक्नोलॉजी को यूज किया, वो और बड़े बन गए। पर बेचारे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो आज भी वहीं के वहीं पर अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। क्लियर है बच्चा? देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए? अब आप लोग अपने माइंडसेट से, क्योंकि इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि आप इसका आंसर दे सकते हैं, आप लोग इसका आंसर नोट डाउन करिए, अप्रोक्सीमेटली हाफ पेज का आंसर लिखिएगा और मुझे मेल करिएगा trickeyeconomics@gmail.com पर। मैं इंतजार करूंगा कि जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा उसको मैं वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखो। सेक्टर नेसेसिटी बच्चा, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहता है, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर कर लेते हैं तो हम बात करते हैं अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले देखिए क्या करा है, पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहने वाला था, तो देखिए जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। Along with the need of development of industry as the epicenter of growth, जैसा कि हम जानते हैं प्लानिंग में हमने ये पढ़ा भी था कि किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का जो एपिसेंटर होता है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या इंडस्ट्री होती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लानर्स ने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए प्लान्स बनाए। पर उसके लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या थी, या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या समस्याएं थी। देखिए जरा क्या कह रहा है, along with the need of development industry as the epicenter of the growth, the planner and the politicians also realized that the process of industrialization could not be left to the market force of supply and demand. Also it could not be left to the wisdom of private enterprise। जितने भी हमारे प्लानर और पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने एक बात समझी कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस या प्राइवेट सेक्टर के अधीन कर देंगे तो इसमें बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम अभी अपने इनिशियल फेज में थे। इसीलिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा और सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चा, लैक ऑफ कैपिटल, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड टू अ बिग पुश एम्प्लॉइंग टू द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और देखिए जब आपको डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पुश चाहिए, बहुत बड़ा धक्का चाहिए और उस धक्के के लिए बहुत पैसा चाहिए अचानक से इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली कि सरकार इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा दारोमदार अपने कंधे पर उठाएगी और वो हर चीज में इन्वेस्ट करेगी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा बिरला वर रिक्वायर्ड द ओनली इंडस्ट्रियलाइज्ड एस्टैब्लिश्ड हाउस इन इंडिया। जो भी एस्टैब्लिश हाउस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन वो दो ही थे, टाटा और बिरला, और ये पूरी इकोनॉमी का दारोमदार अपने कंधों पर नहीं उठा सकते थे। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्री इंडस्ट्री ग्रोथ वाज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दिस इंडस्ट्रियल हाउस। वही मैंने बात बताई कि जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो इन इंडस्ट्रियल हाउस से बहुत दूर की बात थी। आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा, फिर सेकंड पॉइंट, लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इट ओइंग टू द लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। दूसरा, जैसे जैसे आप जानते हैं कि मार्केट का साइज एक बहुत लिमिटेड था, तो प्राइवेट सेक्टर नई इन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं ना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने ये मैक्रो में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार एडीएस जाके चैप्टर को देख लीजिएगा बच्चा। तो यहाँ पर जो बेचारे अर्निंग नहीं कर पा रहे तो वो इन्वेस्ट क्या करेंगे, तो ये एक बहुत ज्यादा ड्रॉबैक था। देखिए इसका क्या कारण था, लो इनकम लीड्स टू लो डिमांड, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, लो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, फिर लो इन्वेस्टमेंट, अल्टीमेटली लो इनकम, और ये साइकिल चलती चली जा रही थी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, growth with social justice. The government realized that this objective could be achieved only through direct participation of state। और इन सब चीजों के बाद सरकार को ये लगा कि जब तक सरकार सीधा सीधा खुद इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक ग्रोथ नहीं हो सकती है। इसीलिए सरकार ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को जरूरी समझा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट रेटर देन
द मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बच्चा क्या कह रहा है, सरकार ने ये सोच के इन्वेस्टमेंट को किया कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ना कि प्रॉफिट कमाएंगे। पहला मोटिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि लोगों के पास सबके काम पहुंच सके। फिर आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसके बारे में याद रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड हूं मैं इस चीज के लिए। आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। बच्चा इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया था तो उसमें एक पॉलिसी लॉन्च की गई जिसकी बात थी आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रेजोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government on the leading role of गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्लियरली सरकार ने बता दिया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में सरकार प्राथमिक रोल प्ले करने वाली है और ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। बच्चा सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें जब हम फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज 3-fold क्लासिफिकेशन। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। पहली, इंडस्ट्री रिजर्व करी सरकार ने अपने लिए, क्या कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दोज व्हिच वुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दिस इंक्लूड एटॉमिक, डिफेंस एंड रेलवे। तीन चीजों को याद रखिए, इसको सरकार ने पूरा अपने अंडर में रखा। कौन सा? एटॉमिक, डिफेंस और रेलवे, ये पूरा सरकार डेवलप करेगी। सेकंड में क्या रखा? दोज व्हिच कुड बी एस्टैब्लिश्ड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, में प्राइवेट और पब्लिक मिलके काम करेगा। देखिए पहले पूरा पब्लिक, सेकंड पब्लिक और प्राइवेट मिलके काम करेगा और मेजॉरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक करेगा, और फिर थर्ड में जो बची कुची कुछ इंडस्ट्री थी उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर देगा विद प्रॉपर चेक एंड रिस्ट्रिक्शंस। याद रखिएगा, फर्स्ट एंड टू के अलावा जो बची वो किसको दे दी? प्राइवेट सेक्टर को। Thus, IPR 1956 clearly implied that the state was to separate head और sponsor the process of industrialization। मतलब सरकार का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पॉन्सर कर रही थी। आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज। पॉइंट है बच्चा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो भी प्राइवेट सेक्टर अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते थे वो एक ही बात पर पॉसिबल था कि उनको उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये लाइसेंसिंग का प्रोसेस भी अपने आप में बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोसेस था। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। देखो ये एक लुभाने का तरीका था, अगर प्राइवेट सेक्टर को फैक्ट्रीज लगानी है गवर्नमेंट कह रही लगाओ, लेकिन उन एरिया में जिसमें हम आपसे कहें, हम आपको ऐसे एरिया सजेस्ट करेंगे ताकि रूरल एरिया की भी ग्रोथ प्रमोट हो सके। इसको ध्यान में रखते सरकार ज्यादातर कहती थी कि आप इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगाइए। बैकवर्ड एरिया में लगाएंगे तो सरकार क्या कंसेशन देगी? पहला, टैक्स हॉलीडे कि आप शुरुआत के 5 साल तक टैक्स पे मत कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा छूट है। दूसरा, सब्सिडी इन पावर सप्लाई, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आपको 10%, 20%, 70% की सब्सिडी सरकार देगी। आप बस बैकवर्ड एरिया में जाके कोई भी इंडस्ट्री को लगाओ। इसे हम इंडस्ट्रियल सोप के नाम से भी समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और सरकार ने फिर बच्चा एक चीज और समझी कि अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से बेटर है कि हम एसएसआई को डेवलप करें टू प्रमोट द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, जिससे अर्थव्यवस्था में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और एक समानता भी क्रिएट होगी। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है जनरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। लार्ज स्केल में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप किया, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ एसएसआई टू द जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिसाइड सोशल जस्टिस। एसएसआई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी और एक सोशल जस्टिस भी प्रमोट होगा। इसीलिए सरकार ने स्मॉल स्केल is presently defined as one whose investment does not exceed 5 करोड़। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एसएसआई कौन सी होती है जिनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, उन्हें एसएसआई में रखा जाता है। और आज के समय में इन एसएसआई, आज के समय में इनका नाम चेंज करके एमएसएमई कर दिया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इसमें आगे बात करें 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। बच्चा एसएसआई की 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक थी। पहला, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव, कि एसएसआई ज्यादातर वो हो जो लेबर इंटेंसिव, मतलब टेक्नोलॉजी या मशीनों को ज्यादा यूज ना करें, वो प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करें ताकि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। सेकंड बच्चा क्या कर रहा है, एसएसआई शोज लोकेशन फिजिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड रेफरिंग टू द इंटर रीजनल इक्वालिटी। देखिए एसएसआई में सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी कि बहुत कम जगह में वो इजीली एस्टैब्लिश हो जाती थी। तो एरिया का जो था ना कि शहरों में लगेगी, गांव में लगेगी, एक ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो बंद हो सकता था और एसएसआई से एक इक्वालिटी क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि एसएसआई इजीली कहीं पर भी स्मॉल इंस्टॉल हो सकती थी। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील और राउरकेला स्टील इज ऑफन एस्टैब्लिश्ड क्लोज टू द source of raw material. This is because raw material requirement
ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज। ये सिर्फ वहीं एस्टैब्लिश होगी जहां इजीली रॉ मटेरियल मिले, पर एसएसआई में ऐसा नहीं था। एसएसआई में रॉ मटेरियल बहुत कम चाहिए और वो इजीली कहीं से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, इसीलिए एसएसआई के अंदर एक लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। थर्ड पॉइंट है एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड is therefore equity oriented, referring to the equality across different section of the society। देखिए एसएसआई में बच्चा बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैसी इन्वेस्टमेंट चाहिए? बहुत कम, जिससे एक समानता का भाव क्रिएट हो सकता और बहुत सारे लोग नए नए एंटरप्रेन्योर क्रिएट हो सकते थे। देखो जरा क्या कर रहा है, एसएसआई नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल। हमें पता है एसएसआई का भी स्मॉल नाम है, अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। और एसएसआई से क्या होगा कि इकोनॉमिक पावर कुछ ही हाथों में नहीं रहेगी। जितनी ज्यादा एसएसआई लाएंगे छोटे छोटे उतने ही ज्यादा नए नए बिजनेसमैन क्रिएट होंगे और वो काम करेंगे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट बेफिक्र रहेगी कि कहीं ज्यादा पावर इनके हाथ में तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे डील कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने ट्रेड की। हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली फॉरेन ट्रेड की, जिसमें हम बात कर रहे हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। याद रखिए बच्चा, ये इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन समझ लो, जो मशीन जो प्रोडक्ट सरकार विदेशों से खरीदती थी, अब सरकार ट्राई कर रही थी कि उनका या तो कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा सके या उनको हम खुद इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फॉरेन एक्सचेंज, सरकार ट्राई टू रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर। बच्चा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी से देखो सरकार ने दो मकसद के लिए किया। पहला, जो फॉरेन से खरीदे उसे खुद बनाए, सेल्फ रिलायंस, और दूसरा फॉरेन एक्सपेंस कम किए जा सके। जो फॉरेन एक्सपेंडिचर इंपोर्ट करने में लगता था, सरकार उसे रिड्यूस करना चाहती थी। अब देखिए यहाँ पर एक और काम हो सकता था, सरकार या तो फोकस करे कि फॉरेन के खर्चे कम कर ले, या उस सरकार इस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करे कि फॉरेन से सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाए। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, सरकार ने ट्राई किया कि वो इंपोर्ट को कम करे। किसको कम करे? इंपोर्ट को, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी बच सके। क्या कह रहा है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी refers to the policy of reliance on import substitution and protection of domestic industry through import restriction and import duty in the area of international trade. Note that the following point: import substitution implies domestic production of those goods which economy has importing from rest of the world। जो हम विदेशों से खरीद रहे थे उनका हम प्रोडक्शन खुद करें और अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज में जो भी पार्टिसिपेटिव सेक्टर है इंडस्ट्रीज में, जो भी पार्टिसिपेटिव इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जा सके। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज being extremely scarce was the utilization for development import, referring to the import of such plant and machinery which is essential for the growth development but cannot produce domestically owing to the lack of technological and lack of investment fund। देखिए फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात करें तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो मशीनें, जो प्लांट चाहिए उसे हम विदेश से खरीदते थे, जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो हम वो खरीद भी नहीं पा रहे थे। तो सरकार ने इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। बच्चा थर्ड पॉइंट देखिए, बच्चा थर्ड पॉइंट, बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rather than maximizing the generation of foreign exchange। मैं यही बता रहा था आपको, सरकार फॉरेन एक्सचेंज का यूज कम करने में लग गई, लेकिन यहाँ ये नहीं सोचा उस समय के लीडर्स ने क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे फॉरेन एक्सचेंज को मैक्सिमाइज कर ले अर्निंग के रूप में, कि जब हम ज्यादा कमाएंगे तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं। हमने खर्चे कम करने के बारे में सोचा, कमाने के बारे में नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑल्सो गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। और गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज इंटरनेशनल कंपटीशन से बची रहे, क्योंकि छोटा सा बउआ था, इनको सरकार बचा के रखना चाहती थी। एक चीज समझिएगा, import substitution strategy to save foreign exchange by encouraging domestic product of such good which the country have been importing, और फिर contrary of its export promotion strategy to earn foreign exchange by promoting domestic export and making domestic industry competitive in the international environment। तो सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन की जगह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को चुना ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज के खर्चे को कम कर सके और अपना बहुआ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनको बचा के रख सके। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
ड्यूरिंग पीरियड टू 1950 टू 1990, और याद रखिए 1990 तक की बात हो रही है, और 1991 में हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और हम एलपीजी पॉलिसी पर शिफ्ट हो गए। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल फीचर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 वाज एज फॉलोज। पब्लिक इंटरप्राइज प्ले द सेंट्रल रोल। हमने अभी पढ़ा था प्राइवेट इंटरप्राइज वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। बच्चा ये भी अभी हमने पढ़ा था। थर्ड क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए जो हम पढ़ के आए कोई रिवीजन के रूप में चल रहा है। फिर एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जितना ज्यादा हो सकता है फॉरेन कंपटीशन से हमें डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। हैवी ड्यूटी इंपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगाई और फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा, साथ ही साथ इंपोर्ट कोटा भी फिक्स कर दिया गया। बच्चा क्या कह रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री वही डेवलप हो रही थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ना कोई योगदान कर रही थी। फिर क्या कह रहा है बच्चा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू डेवलप्ड विद द व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। और एसएसआई को इक्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में ही देखा जा रहा था, इसके अलावा और कोई रोल इनका नहीं था। फिर बच्चा हमें कुछ गुड इफेक्ट बता रहा है। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ got a big push, industrial output record significant rise, there was about 6%। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा। देखिए इतना सारा डेटा आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन पॉइंट ट्राई करिए कि उनको आप मेमोराइज कर सके। There was a marked diversification in the industrial sector। इंडस्ट्री सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, राउरकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट की बात यहाँ पर हो रही है। ग्रोथ ऑफ एसएसआई, ये सब गुड इंपैक्ट है। और बच्चा बैड इंपैक्ट में हम बात करें तो सारा का सारा रोल, पहली चीज पब्लिक मोनोपोली के रूप में क्रिएट होता दिख रहा था। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सेकेंडरी रोल मिला था। फिर हम जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं जब हम इकोनॉमी को खोलते तो एक बहुत बड़ा झटका लगता हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को कि वो अचानक से उस फॉरेन कंपटीशन से कॉम्पीट नहीं कर पाती। यहीं पर ये बात कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ बट इट फेल्ड टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और फिर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर सकती थी, जिसके कारण उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। फिर क्या कहा, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू आउट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन जनरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को चुना इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमने ट्राई किया कि हम इंपोर्ट के द्वारा खर्चा कम करें, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम एक्सपोर्ट के द्वारा अपने खर्चे को बढ़ाएं। बच्चा एक सिंपल सी बात है, आपसे बहुत लोग कहते होंगे, हमेशा जिंदगी में याद रखो कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब जितनी इनकम हो उतने खर्चे करो। पर मैं आपको एक बात बतानी चाहूँ कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, याद रखो कि चादर बात की बात है, कुछ लोग बिना चादर के भी सोना प्रेफर करते हैं, हाँ या ना। बच्चे खर्चे इस कदर बढ़ा लो कि तुम मजबूर हो जाओ कि तुम्हें अपनी इनकम बढ़ानी ही बढ़ानी पड़े। देखिए बहुत सेकेंडरी अप्रोच रखना है कि जब कुछ ना हो, पूरे हाथ पैर मारने के बाद सब पॉसिबल हताश हो जाओ कि हाँ भाई अब नहीं हो सकता, तब तो खर्चे घटाने के बारे में सोचो। नहीं तो इतनी जल्दी खर्चे कम करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि जितना कम खर्चा होगा तुम उतना ही ज्यादा अपने आप को संतुष्ट करना सीख जाओगे। बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों में सेल्फ एक्चुअलाइज सीख जाओगे। और जो व्यक्ति बहुत जल्दी सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है, सॉरी टू से, वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अगर कुछ बड़ा करने की मानसिकता लेके आ रहे हो ना, तो कभी भी खर्चे घटाने की नहीं, इनकम बढ़ाने की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचना। क्लियर है? आगे देखो। इस साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और अब हम आपसे मिलेंगे अपनी सीरीज के चौथे चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। तब तक के लिए जितना ज्यादा हो सकता है फ्रेंड सर्किल में चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करना मत भूलिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिए। बोर्ड आ चुके हैं, क्या करो कि जो एक बार पढ़ लिया अब उसकी दिमाग में फोटोकॉपी बैठ जाए। गेम वगैरह खेलना कम कर दो, थोड़ा सा प्रॉपर नींद लो और डाइट पर सुधार करो। पराठे खा के डकार मार के सोया मत करो। बच्चा रात में एक लाइट खाना खा के सो ताकि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सको। सिर्फ 1.5 महीने है जिंदगी, झोंक डालो क्योंकि ये पूरी 100 साल की मार्कशीट बनने जा रही है। अगर आपने इन 1.5 महीनों में अपने आप को झोंक दिया तो याद रखो कि निखर के जो निकलेगा ना वो एक अलग ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सोना उतना ही निखरता है जितना वो आग में तपता है। समझ लो 1.5 महीना तुम्हें अपने आप को तपाना है, हार्ड वर्क करके दिखाना है, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।